अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो साथियों, फिर वही एक नए जुनून, नए उम्मीद के साथ हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं और एक बार फिर से आज हम लोग GK GS के श्रृंखला में बातचीत करने के लिए आए हैं। और हमने ये ठाना है आपको या तो टीचर या बिहार पुलिस बनाना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और वही पुरानी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कंजूस हो गए हैं। वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर, ये आपके नैतिकता की बात है। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित है। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण प्रणाली है वो किस पर आधारित है। बताइए, जल्दी बताइए, हम थोड़ा हट जाते हैं। चलिए, अब ऑप्शन 1 में है तापमान और वर्षा, बी में है वायु की गति और दिशा, सी में है आर्द्रता का स्तर और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है वायु की गति और दिशा। क्या होने वाला है? वायु की गति और दिशा इसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई, जैसे कि कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण जलवायु का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला वर्गीकरण है। यह जलवायु वर्गीकरण का योजना 1884 में व्लादिमीर पीटर कोपेन द्वारा विकसित की गई थी। उन्होंने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध को मान्यता दी। श्रेणियां तापमान और वर्षा के वार्षिक और मासिक औसत के आंकड़े पर आधारित है। और यानी ये जो सिद्धांत है, ये जो वर्गीकरण है, ये खास तौर पर तापमान और वर्षा के वार्षिक और मासिक औसत आंकड़ों के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। ये कोपेन का वर्गीकरण सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न को पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए, प्रश्न कहता है कि कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमंडल और बहुत कम या शुष्क वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, रेगिस्तान, भूमध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा जलवायु प्रकार में पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम शून्य वर्षा होता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में तापमान की सीमा बहुत कम होती है और भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। यानी ये इस भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है ना। ये भूमध्य रेखा है। यहाँ ये जो देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव रेखा है। उसके बाद ये जो रेखा देख रहे हैं ये कर्क रेखा है। नीचे ये जो रेखा देख रहे हैं ये दक्षिण ध्रुव रेखा है, और ये जो रेखा देख रहे हैं ये मकर रेखा है ना।
एक बार फिर से आपको बतला दें रंग बिरंग करके, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव रेखा है। उसके बाद नीचे ये जो पीले रंग की जो रेखा देख रहे हैं ये कर्क रेखा है, और ये जो रेखा देख रहे हैं बीचों बीच जो गया है ये भूमध्य रेखा है। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो रेखा है, ये जो रेखा है इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और उसके नीचे वाला ये जो रेखा है इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव रेखा कहते हैं। इसके नीचे ये दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या है दक्षिणी ध्रुव है, और ये जो भाग है ये भाग दक्षिणी शीत कटिबंध है, और ये भाग उत्तरी शीत कटिबंध है। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन हाँ देखिए ये प्रश्न जो है ये DSSB सोशल स्टडी में पूछा गया ये प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर सूर्य तप का सामान्य अभाव और बहुत कम तापमान होता है। बताइए। मानसून जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, सवाना जलवायु, क्या होगा इसमें। और एक हम अपने मन से जोड़ देते हैं, इनमें से कोई नहीं। चूँकि ये DSSB का क्वेश्चन है तो इसमें 4 ही ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होने वाला है टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु में जो होता है वर्ष भर सूर्य ताप जो होता है सामान्य अभाव रहता है और तापमान बहुत कम रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टुंड्रा जलवायु कोपेन वर्गीकरण का प्रमुख जलवायु प्रकार है, जिसकी विशेषता आर्द्र हिमीकरण के साथ निम्न वार्षिक ताप सीमा और मध्यम कम वर्षा है। एक टुंड्रा जलवायु की विशेषता यह है कि यहाँ कम से कम 1 महीना ऐसा होता है जिसका औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। ठंडे वातावरण में पानी का वाष्प दाब कम होने के कारण वर्षा और हिमपात आमतौर पर बहुत कम होता है। यहाँ क्या होता है, वर्षा और हिमपात आमतौर पर बहुत कम होता है। चलिए ये किसकी बात है, टुंड्रा जलवायु की। और कुछ बातें यहाँ पर टुंड्रा जलवायु संबंधित है, जैसे कि टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र में आमतौर पर वृक्ष विहीन होते हैं। टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। अन्य प्रकार की वनस्पतियाँ होती है, जैसे कि लाइकेन पौधे, बौनी झाड़ियाँ, सेज और घास, कम उगने वाले काई और कुछ फूल वाले पौधे होते हैं। टुंड्रा के प्रकार से जुड़े 3 क्षेत्र, टुंड्रा के प्रकारों से जुड़े 3 क्षेत्र जैसे कि आर्कटिक, अल्पाइन और अंटार्कटिक टुंड्रा है। इसके कितने क्षेत्र है, 3 क्षेत्र, आर्कटिक, अल्पाइन और अंटार्कटिक टुंड्रा है। इसके बाद कहता है कि यह परमाफ्रॉस्ट यानी अस्थाई तुषार का क्षेत्र है, जहां उपभूमि अस्थायी रूप से जमी होती है। कम उगने वाले मौसम और जल भराव के कारण केवल कम उगने वाले पौधे का समर्थन करता है। गर्मियों के दौरान टुंड्रा क्षेत्र में दिन के उजाले की अवधि बहुत लंबी होती है, यानी गर्मी में जो दिन होता है यहाँ पर क्या होता है, बहुत लंबा होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य सागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन है। रसातल, मध्य महाद्वीपीय कटक, खाई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसातल मैदान। क्या हो जाएगा, रसातल मैदान। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है कि रसातल मैदान
गहरे समुद्र तल पर स्थित महाद्वीपीय ढाल और मध्य सागरीय कटक के बीच लगभग 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर पाई जाने वाली विशाल सपाट तलछट से ढके हुए क्षेत्र है। रसातल मैदान महासागर की गहराई में स्थित होते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचती है, यानी रसातल मैदान में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि समुद्री धारा की गति किससे संचालित होता है? हवा से, पृथ्वी की घूर्णन से, पानी के नीचे भूकंप से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं समुद्र की धारा की गति, तो ये समुद्र धारा की गति ये हवा से भी संचालित हो सकती है, पृथ्वी के घूर्णन से भी संचालित हो सकती है, और पानी के नीचे भूकंप से भी संचालित हो सकती है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। कहता है कि समुद्री धाराओं की गति मुख्य रूप से हवा, पानी के घनत्व में अंतर, तापमान और लवणता, ज्वार, पृथ्वी घूर्णन से संचालित होते हैं। कहता है कि सतहीय समुद्री धारा जैसे हवा के पैटर्न से प्रभावित होती है। सतहीय जो समुद्र की सतहीय धारा है वो हवा के पैटर्न, जिधर हवा है उधर में घूम जाता है, यानी हवा के पैटर्न से प्रभावित होती है, लगातार हवा के पैटर्न द्वारा संचालित होता है। और ऊपरी जो धारा है वो क्या होता है? लगातार हवा के पैटर्न से ही वो संचालित होता है। इसके अलावा तापमान और लवणता में अंतर के कारण पानी के घनत्व में बदलाव भी धारा को प्रभावित करता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से ज्वार उत्पन्न होते हैं जो महासागरीय धारा को भी प्रभावित करता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि कौन सा महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है। गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या करता है? मैक्सिको की गर्म पानी को अटलांटिक महासागर में पहुंचाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बातें यहाँ लिखी गई है, जैसे कि मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक ले जाने वाली मध्य सागरीय धारा जो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है, गल्फ स्ट्रीम है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम है, जो वो क्या करती है? मैक्सिको की खाड़ी के गर्म पानी को अटलांटिक महासागर तक पहुँचाती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। समताप रेखा है, समलवणीय रेखा है, समदाब रेखा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रेखा समान लवणता रेखा को मिलाती है उसे हम लोग समलवण रेखाएं कहते हैं, और जो समान ताप वाली रेखा को मिलाती है उसे समतापीय कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समान लवणता वाली रेखा स्थान को मिलाने वाली रेखा को समलवण यानी आइसोहेलाइन कहते हैं। समान तापमान वाले रेखा के मिलाने वाली रेखा को समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समताप यानी आइसोथॉर्प कहते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा यानी आइसोहाइट कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा यानी आइसोवार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि किस प्रकार की मिट्टी से
बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं। गाद, दोमट, बजरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है गाद। क्या हो जाएगा? गाद। गाद की जो कण होते हैं वो मिट्टी से बड़े होते हैं लेकिन रेत से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मिट्टी में रेत से छोटे लेकिन मिट्टी के कण से बड़े गाद होते हैं। क्या होते हैं? गाद यानी स्लीट जो होता है वो बालू से छोटा और मिट्टी के कण से बड़ा होता है। मिट्टी के कण को उनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि रेत, गाद और मिट्टी। रेत, गाद और मिट्टी। सबसे छोटा क्या होता है? मिट्टी, उसके बाद गाद, उसके बाद रेत। रेत के कण सबसे बड़े होते हैं। रेत के कण सबसे बड़े होते हैं, गाद के कण मध्यम आकार के होते हैं और मिट्टी के कण सबसे छोटे होते हैं। अगर गाद के कण के आकार की बात करें तो इसके कण का आकार 0.002 से 0.5 मिलीमीटर यानी 2 से 50 माइक्रो सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो गाद वाली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता रेत की तुलना में अधिक होती है। यानी जिस मिट्टी में गाद है उस मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोमट मिट्टी में रेत, गाद और मिट्टी के कण का मिश्रण होता है जो इसे खेती के लिए एक आदर्श मिट्टी बनाता है। दोमट मिट्टी जो होता है इसमें मिट्टी भी रहता है, रेत भी रहता है और गाद भी रहता है, जिसके कारण वहाँ पर जो पैदावार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है। कहता है कि जलवायु परिवर्तन से मत्स्य परिवर्तन कैसे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए में है इसका मछली के आबादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, इससे मछली प्रजातियां बहुत आयात बढ़ जाती है। यह समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होता है। ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये उसी का मतलब, चलिए ये जो डिस्कशन है ये अगले ऊपर वाले प्रश्न का डिस्कशन यहाँ आ गया है। इस प्रश्न का डिस्कशन यहाँ आ गया है जो हम लोग कर चुके हैं। इसका तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ये ऊपर वाले प्रश्न का डिस्कशन यहाँ आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। एपलाचियाल क्षेत्र, पाउडर नदी बेसिन या इलिनोइस बेसिन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाउडर नदी बेसिन। क्या हो जाएगा? पाउडर नदी बेसिन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पाउडर नदी बेसिन। अब यहाँ पर आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र पाउडर रिवर बेसिन यानी पाउडर नदी बेसिन है, जो वायोमिंग और मोंटाना में स्थित है। यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य व्योइंग है। कौन है? व्योइंग है, जो पाउडर रिवर बेसिन का एक भाग है, जो कुल अमेरिकी कोयला उत्पादन का 41%, कितना प्रतिशत? 41% और पश्चिमी कोयला क्षेत्र के खनन किए गए कोयला का 73% उत्पादन करता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो प्रश्न कहता है कि कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सऊदी अरब, ईरान, इराक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है वो पूर्वी देश के मध्य पूर्वी देश के सबसे अधिक पेट्रोल उत्पादक देश है सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आप मध्य पूर्व में पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। यह दुनिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है जो प्रतिदिन औसतन 12.14 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है। सऊदी अरब दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 15% हिस्सा पैदा करता है, यानी पूरे दुनिया में जितना तेल उत्पादित होता है उसका 15% अकेले सऊदी अरब पूरा करता है और ये पूर्व मध्य भाग का सबसे बड़ा है और दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। चलिए तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।